बच्चों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि कक्षा 9 के विद्यार्थी और हमारी ये बुक चल रही है विश्व के इतिहास की पहला अध्याय हम पूरा कर चुके हैं। दूसरे अध्याय हम पढ़ रहे हैं यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। तो यूरोप में समाजवाद के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं रूसी क्रांति के बारे में, और रूसी क्रांति के बारे में हमने कुछ बातें पढ़ ली। इतने दिन हम बोर्ड पे पढ़ रहे थे, हम अब क्या करेंगे, स्पेशल बुक से पढ़ेंगे, क्योंकि एक तो विश्व का इतिहास है और दूसरा बोर्ड पे सारी चीज़ें बता नहीं पाते और आपके भी कहानी समझ में नहीं आती। इसलिए इस कहानी को और इंटरेस्टदार करने के लिए, पूरा ढंग से पढ़ने के लिए अब हम खुद बुक से पढ़ेंगे। यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा, आप क्या करोगे, साथ साथ में अपनी बुक से पढ़ते रहोगे। मैं यहाँ बोलता रहूँगा, सिर्फ मोबाइल में आपको आवाज़ की ध्यान होना चाहिए। तो ये पढ़ा था हमने कल, उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति, ये पढ़ा था ना। तो ये सारा हमने पढ़ लिया। वास्तविक वेतन कितना होता है, कितने छोड़ दिए। यहाँ से पढ़ना है हमें, कहाँ से ये पढ़ना है। 1905 की क्रांति के दौरान जार ये किसको कहते हैं, राजा को। राजा ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। ड्यूमा इनकी संसद को कहते हैं। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियन, जो व्यापारिक जो संगठन था, और फैक्ट्रियां जो कमेटियां थी, वो अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी, यानी यूनियन बनाई, अलग अलग चीज़ों में संगठन बनाया। उन्होंने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उन पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा संसद को कहते हैं, जैसे हमारी संसद होती है, 3 महीने के भीतर बर्खास्ती कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा यानी तीसरी संसद रूढ़िवादी राजनेताओं से भर डाली। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को क्या कर दिया, भगा दिया, यानी बाहर कर दिया। फिर देखो, फिर क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध और रूसी क्रांति। पहला विश्व युद्ध और रूसी क्रांति। अब क्या हुआ, पहला विश्व युद्ध आपको पता है 1914 में स्टार्ट हुआ। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया केंद्रीय शक्तियां थी, ठीक है। 2 गुट बदल गए, एक में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गया। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। नाम सुना ना आपने, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। आज तक 2 विश्व युद्ध हुए, यानी सारे जो यूरोप के देश है उन्होंने भाग लिया। अब देखो क्या है, इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। रूसियों ने, रूस का जनता ने जार का साथ दिया, राजा का। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया, अब ऐसे तो है नहीं 2 दिन चला, 3 दिन, 4 साल चला था, 1914 से लेकर 1918 तक। जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मन विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया। जो सेंट पीटर्सबर्ग है ना रूस में, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया, पेट्रोग्राद, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जारीना यानी जार की पत्नी महारानी, जार की पत्नी जारीना अलेक्सेंद्रा के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रास्पुतीन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और लोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी, यानी पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लड़ाई चल रही थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल
तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 14 से 16 के बीच 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पिछली हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने, शरणार्थी होता है जिनके कोई घर बार नहीं होता है, कोई नहीं होता है, वो शरणार्थी हो गए, कहीं भी शरण न मिले। सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया गया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि इतने साल हो गए कब का युद्ध चला हुआ था, तो सारे तंग आ गए। ये देख लीजिए आप, सारे के सारे कौन है ये शाही रूस के रूसी स्टर्मिनेटर कहा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना, ये देखो ये सारे सैनिक रूस के हैं। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ना ही था। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइन टूटनी थी इतने युद्ध में। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाले छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। आगे देखो क्या हुआ। अब देखो पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। पेट्रोग्राद आप समझ में होंगे क्या हो गया। तो पेट्रोग्राद क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्या कर दिया था, पेट्रोग्राद कर दिया। सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत खराब थी। रूस की थी, ध्यान रखना। ऐसा लगता था मानो जनता में मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाहिने तट पर थे। बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जिस महल में ड्यूमा की बैठकें होती थी यानी संसद में, वह भी इस तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, क्योंकि रूस ठंडे इलाके में है। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। अब देखो एक शब्द आया तालाबंदी, किसको कहते हैं, फैक्ट्री को स्थायी रूप से बंद करने के लिए मालिकों द्वारा मुख्य फाटक पर ताला लगा देना। दुकानों में ताला लगाते हैं ना, वो तालाबंदी होगी। अब देखो 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थकों में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया। कौन से, 22 फरवरी। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की पोरोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने क्या लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू का मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं, जैसे अब लॉकडाउन में कर्फ्यू लगा था ना, वैसे कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, इधर उधर भाग गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाकों में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया, जो पुलिस मुख्यालय था। रोटी और तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्यक लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शन पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। इतना गुस्सा आ गया।
33 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियतिये का जन्म हुआ। ये देखो, सोवियतिये रूस के स्थानीय स्वशासित संगठन है। ये देखो, यहाँ ड्यूमा के पेट्रोग्राद सोवियत की बैठक हुई थी फरवरी 1917 में। ये बैठक देखो। अगले दिन क्या हुआ, एक प्रतिनिधि जार से मिलने गया। प्रतिनिधि मंडल जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, एक पूरा मंडल बना हुआ था। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियतिये और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया है। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। तो ये पेट्रोग्राद में क्रांति हुई। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फरवरी में क्रांति हुई महिलाओं के द्वारा। फरवरी के बाद क्या हुआ देखो। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। इसमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियतिये की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट गए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सब सोवियतियों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का क्या किया जाए, राष्ट्रीयकरण। इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाए। अंतरिम सरकार होती है अस्थायी रूप से जो सरकार चुनी जाती है। लेकिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनकी सोच क्या कर दी, बदल दी। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतियों ने अखिल रूसी सोवियतीय कांग्रेस में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों द्वारा दी जा रही कोशिशों को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया और बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, गांवों में किसान और उनके साम्राज्यवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालते लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पे क्या कर ली, कब्जा कर लिया। ठीक है, यहाँ तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे क्या, जुलाई के दिन देखो गोलीबारी का प्रदर्शन, चित्र वगैरह बढ़िया तरीके से देख सकते हो। अक्टूबर 1917 की क्रांति क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आगे इसको पढ़ना, तो ये तरीका बढ़िया रहेगा। साथ साथ में मैं बोलता रहूँगा। आपके पास किताब है, जिसके पास किताब नहीं है वो इसमें देखते रहे, और जिसके पास किताब है वो इसमें साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ते रहो और खुद की किताब देखते रहो, सबसे बढ़िया रहेगा। और आपको समझ में भी आ जाएगी। जो चीज़ बताने वाली होगी मैं आपको बता दूंगा, और बाकी जो चीज़ पढ़ने वाली है, क्योंकि थोड़ा सा विश्व का इतिहास है, थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो ये तब तक पढ़ना, फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे।